नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक प्रमुख विषय इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम के संदर्भ में हम लोग पॉलिटी की बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग का एक टॉपिक है प्रमुख रूप से कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा आइए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है भारतीय संविधान का विकास यात्रा और कैसे है। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास यात्रा क्या है और कैसे है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जैसा कि इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस संदर्भ में अगर आपसे बात किया जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो उस बातों में आ जाता है कि संविधान की विकास यात्रा का क्रम क्या है। क्योंकि आप जानते हैं जब कंपनी ने भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो फिर यहाँ की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर विधि और कानून की जरूरत पड़ी। उसी बेहतर विधि और कानून के संदर्भ में हम ऐसा मानते हैं कि और ये हकीकत भी है कि हमारे संविधान का जो एक विकास यात्रा रहा है वो यही से रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहला कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, इसके बारे में देखिए। इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु, भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया एवं कंपनी के प्रशासन पर, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। विशेषताएं ये हैं कि मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अधीन कर दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल वह 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना किया गया। ठीक है, कोलकाता में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में। ठीक है, सर एलिजाह एम्पे जो है, एलिजाह एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आता है, इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं उसका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं मद्रास, बम्बई, तो जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको जो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिक्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिक्स थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्यों लाया गया था? ऐसा है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों में ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंसियां हैं, चाहे बंगाल का है, मद्रास का है, और ये बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अब आपको पता है ना कि मद्रास और बॉम्बे को भी अधीन कर दिया गया बंगाल के। तो फिर विधि निर्माण के संदर्भ में समस्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट की भी समस्या हुई। तो इस संदर्भ में जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह लाया गया था। इसके तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और शक्ति प्रदान किया गया, और जो है शक्ति प्रदान किया गया इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बेहद इंपॉर्टेंट।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया। क्योंकि व्यापारिक मामलों के कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जो व्यापारिक कार्य है, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया, यानी कि कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार है ना, उसको समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। और लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बरकरार रखा गया। ठीक है, चीन के साथ और चाय के साथ का जो एक व्यापार है उसको जो है बरकरार रखा गया, लेकिन जो है अन्य जो कंपनी के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार है उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया, एवं ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इसकी भी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना है। अब कंपनी का कार्य क्या है? अब कंपनी का कार्य केवल जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना है। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये कंपनी के संदर्भ में ये सबसे लास्ट था अधिनियम। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाता है, कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, ब्रिटिश ताज की शुरुआत होती है। तो लास्ट एक्ट है ये चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में, जो 6 सदस्यीय परिषद है गवर्नर जनरल में, उसमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा पहली बार जो है, जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक 6 सदस्यीय परिषद है, उसमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं, चार्टर एक्ट 1853 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई, और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो 1858 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असल में आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ही ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया, और इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। किस अधिनियम के तहत? ये चार्टर एक्ट 1853 नहीं, 1858 का ताज का शासन का अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम है
1858 का, इसके तहत, ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए ये बात जानने की जरूरत है, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा, इसके तहत क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा, इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, जिन्हें भारत राज्य सचिव, ठीक है, जिन्हें जो है स्टेट सेक्रेटरी के रूप में, भारत राज्य सचिव के रूप में पद प्रदान किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ब्रिटिश सरकार के प्रति ही ये जिम्मेदार होता था, ठीक है। एवं इसकी सहायता के लिए, जो भारत राज्य सचिव है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, अब सीधे भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया, इसके साथ साथ मुगल सम्राट का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल के, जो गवर्नर जनरल हैं उनको जो है वायसराय की उपाधि दिया गया तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है। इसके तहत, इसके साथ साथ नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 जो है भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। इसकी भी बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, वो क्या है इसको भी आप लोग जान लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया है। 1861 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दिया गया है एवं 3 भारतीय, खास करके बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बेहद इंपॉर्टेंट। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को पहली बार वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है इसमें, ठीक है। ये रहा 1909 का परिषद अधिनियम। इसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण अधिनियम है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा, केंद्र में जो है, जैसे अभी समय आप देखते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ साथ अन्य विशेषताएं, इसके तहत देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, इसके तहत देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतीय तथा प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में
द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई तथा प्रांतों में जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसके तहत दो विषय रखे गए। एक विषय रखा गया हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय रखा गया। ठीक है, एक जो है हस्तांतरित 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 विषय रखा गया और एक जो है आरक्षित विषय रखा गया, आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित विषय, इसके अंतर्गत आप देखेंगे शिक्षा, पुस्तकालय, ऐसे विभाग जिसमें जो है भारतीय लोगों को ही कार्य करने का जो मंत्री परिषद है उसको दिया गया था। तो इसमें कैसे वही विषय रहेंगे। ठीक है, शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग शामिल थे। जबकि जो महत्वपूर्ण विभाग है वो आरक्षित विषय में था, जैसे रक्षा मामले, विदेश मामले और वित्त मामले, कर मामला, न्याय, पुलिस व्यवस्था, सिंचाई कारखाना, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो है आरक्षित विषय में था, जिसपे कार्य करने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को था। और इस पे जो है गवर्नर जनरल की सहायता से जो मंत्री परिषद है उसको था। ठीक है, इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935। अगर बात की जाए कि हमारे भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके तहत इसकी विशेषताएं क्या है। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। ठीक है, नींव जो है भारत में सर्वप्रथम जो है संघीय शासन प्रणाली की नींव रखा गया है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी और भी विशेषताएं हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, जिसके तहत 3 सूचियां थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। और जैसे अवशिष्ट विषय हैं तो गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति था। ठीक है, तो ये रहा कि मतलब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया इसके तहत। ठीक है, और प्रांतों में क्या विशेषताएं हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। ये बात ध्यान रखना है कि 1919 के तहत लाया गया, लेकिन 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ और बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास में अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस अधिनियम से पहले आप देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946, तो उसे हम हिस्ट्री में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में अंतिम अधिनियम है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। ये जो अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता भी सौंप देगी और सत्ता का उत्तरदायित्व जो है दोनों अधिराज्यों को अपने संविधान सभा के माध्यम से कार्य करने का, ठीक है, कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, अपने संविधान सभा के माध्यम से कार्य करने का अधिकार जो है मिल जाएगा।
इसके साथ साथ इस अधिनियम के तहत जो है नए संविधान, ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इस अधिनियम के तहत जो है नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। जब तक संविधान नहीं निर्माण हो रहा है तब तक 1935 के शासन अधिनियम के तहत चलाया जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलाए जाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ देशी रियासतों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार की अगर प्रश्न हो तो उसको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।